हंसता हुआ, खुशी से भरपूर ऐसा अगर व्यक्तित्व हमारा है तो सब हमें चाहेंगे और हम स्वयं से भी अधिक प्रेम करेंगे। किंतु इस प्रवास में काफ़ी सारी बाधाएं आती है। सबसे बड़ी बाधा होती है इमोशनल बैगेज की। आज इसी के बारे में बात करेंगे। हमारा भावनिक सामान जो भारी भक्कम होते जाता है उसे कैसे कम करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कलिका आप सबका भरपूर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज जो विषय मैं लेके आई हूँ ये अपने जीवन से बहुत करीब से निगड़ित है, जिसे हम कह सकते हैं कि इमोशनल बैगेज माने भावनिक बोझ, भावनिक सामान। तो ये सब उठाते हुए जब जीवन आगे चलता है तो जीवन से मानो हंसी और खुशी दूर चली जाती है। तो ये अब हमें तय करना है कि क्या हमने कुछ बोझ उठाए हुए हैं, क्या हम उन्हें रखना चाहते हैं, क्या खुला जीवन जीना चाहते हैं। इसी बारे में बात करेंगे। अब जैसे स्कूल के बच्चों के बस्ते दिन ब दिन बड़े हुए जा रहे हैं तो बच्चों को लगता है ये बहुत भारी है, निकाल के फेंक तो कभी, बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसी तरह आजकल की जो हमारी एक लाइफस्टाइल बनी हुई है, जीवन प्रणाली बनी हुई है, बचपन से ही मानो एक मानसिक बोझ लेने की आदत सी पड़ जाती है। फिर हमें लगता है बड़े होने का मतलब यही है कि धीरे धीरे बोझ उठाते चलो। किंतु इससे क्या हो जाता है, हमारी कार्यशक्ति कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, एक हमारी जो सृजनता है वो भी कम हो जाती है, क्रिएटिविटी नहीं हो पाती, नए काम करने का उत्साह कम हो जाता है। यही तो लक्षण है कि युवा अवस्था छूटती है और बुढ़ापे की तरफ इंसान जाता है। तो यही तो सब चीज़ें होती है। तो अगर ये नहीं होने देनी है, अगर हमारा मन हमेशा तरोताज़ा रखना है, हमारी शक्तियाँ अबाधित रखनी है, शरीर और मन को सक्षम रखना है, तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि ये इमोशनल बैगेजेस हमें निकालने होंगे, या समझिए ये उठाने ही नहीं है। तो इसमें अगर इतनी सतर्कता आ जाते तो हम उठाना ही बंद कर देते, तो निकालने का समय ही नहीं आता। तो सोचिए ये सब कैसे करना है। तो इसके लिए पहले समझ लेते हैं कि इमोशनल बैगेज या भावनिक बोझ है क्या चीज़। मानो अपने जीवन में हम कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ प्रसंग अनुभव किया है, कुछ घटनाएं घटी हैं और कुछ मन के अनुकूल जैसे होती है वैसे कुछ मन के विपरीत भी होती है, प्रतिकूल भी होती है, और इससे हमें दुख होता है। कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी अपमानित हो जाते हैं, कभी दर्द इकट्ठा करते हैं और इन सारी भावनाओं में कभी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ये सारी भावनाएं जो है ये हमारा अनुभव होता है, ये हम पकड़ के रखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि इन भावनाओं को हमेशा दूसरे लोगों के साथ बांटते हुए हैं। तो दोनों का परिणाम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो लोग हैं जो इन सारे अनुभवों को लोगों के साथ बांटते रहते हैं, हर कोई मिला उसे बता देते हैं, अरे मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, अरे नहीं मेरी बीवी ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है। इससे क्या हो जाता है कि ये सारे जो घटनाएं जो आपके मन के विपरीत घटी थी वो आप पुनः जी लेते हैं। वी रीलिव आवर मेमोरीज, वी रीलिव आवर पास्ट, माने अपना जो भूतकाल है या हम फिर से हम जी लेते हैं और हर बार जीते हैं, सालों साल जीते हैं और इन सब चीज़ों के बोझ बन जाते हैं मन के ऊपर। मज़े की बात तो यह है कि जब भी कोई हम अनुभव लेते हैं तो सच्चाई यह है कि हमें उस अनुभव से सीखना है और उस सीख को लेके आगे चलना है। किंतु हम करते क्या है, हम सीख को नहीं, हम उन भावनाओं को लेके आगे चलते हैं। और जो लोग व्यक्त नहीं होते, जो दूसरों के साथ अपनी मन की बात जो शेयर नहीं करते, उन लोगों का क्या हो जाता है, प्रेशर कुकर की तरह अंदर ही अंदर पूरा स्ट्रेस जमा हो जाता है, सारा बोझ अंदर ही हो जाता है। जैसे कभी किसी का यह है ना कि किसी के बारे में शत्रुता मन में रखते हैं, किसी के बारे में ईर्ष्या रखते हैं, किसी के बारे में क्रोध रखते हैं। और हम देखते हैं आसपास कुछ रिश्तों में ऐसा होता है कि भाई बहन है किंतु आपस में मन में गांठें बंधी हुई है, इसके बारे में गांठ है, अरे ये अच्छा नहीं है, अरे मम्मी ने पार्शलिटी की, वो हमेशा उसके लिए ज़्यादा अच्छा सोचा, अरे नहीं मेरी बहन है वो ऐसा सोचती है, वो हमेशा गलत करती है। ऐसी ऐसी भावनाएं हम जब पकड़ के चलते हैं तो जब आगे चल के संबंधों में जब तनाव आ जाते हैं तो ये भी तो बोझ बन जाते हैं। कितने सारे लोगों से मैं मिली हूँ जो कहते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से, घर वालों से मिलते हैं तो मानो लगता है अब बम से फूट जाएगा, पता नहीं हम सामने आ जाएंगे क्या बोल देंगे। तो ये सब भारी भारी सा होता है काम। और कुछ लोग होते हैं जो खुश हो जाते हैं, जिन्हें लोगों से मिलकर खुशी हो जाती है। तो ये सब निर्भर है कि अपने संबंध लोगों से कैसे है और अपने मन में हमने किन चीज़ों की गांठें बांध की जमा करके रखी हुई है।
क्या ये सारे बोझ हम उतारना चाहेंगे? तो इसीलिए हमें समझना है कि हमें जब भी किसी चीज़ का अनुभव आता है, तो अगर वह हमारे मन के प्रतिकूल है, तो हमें उसके बारे में विश्लेषण करके तभी हमें समझना है, ना कि उसको पकड़ के चलना है। वो क्या हो जाता है फिर, वो चश्मे हम पहन लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर किसी बच्चे के माता पिता का डिवोर्स हो गया, तो वो बच्चा आगे चल के सोचेगा कि अरे रिश्तों में कुछ अर्थ ही नहीं है, मैं तो किसी रिश्ते में नहीं पड़ने वाला, मैं शादी नहीं करने वाला, इस झंझट में कौन पड़ेगा। तो ये रहा उसका भावनिक बोझ, इमोशनल बैगेज, जो उसने अपने माता पिता के संबंधों से उठाया हुआ है। अगर किसी का व्यवसाय में नुकसान हुआ है, तो वो बंदा सोचेगा कि अरे मैं तो नहीं फिर से बिजनेस करने वाला, पता नहीं फिर ऐसा कहीं हो जाए। तो ये डर उसने पकड़ लिया। कभी क्रोध, कभी डर, कभी उदासीनता, कभी अविश्वास, इस तरह के चश्मे हम उठा लेते हैं और इन्हीं चश्मों से हम नए अनुभव भी देखने लगते हैं। तो नए अनुभव भी सही से नहीं ले पाते, पुराने अनुभव भी छूटे नहीं हैं। तो ये सारा फिर मन में एक कश्मकश चलती है और मन में पूरा एक मानो जैसे धागा एक दूसरे में आ जाता है और एक ऐसे मतलब सारा गुंता हो जाता है, वैसे ही वो भी हो जाता है। और फिर इसमें विचार शक्ति कम होती है, सृजनता कम होती है, धीरे धीरे शरीर पे परिणाम होते हैं। अब जो ज़्यादा बोझ लेके चलेगा उसके शरीर पे तो परिणाम होगा ही। कभी उसको माइग्रेन की तकलीफ़ होगी, कभी उसको मसल पेन होगा, नेक पेन है, कभी कमर दर्द है, कभी किसी का पेट हमेशा बिगड़ा हुआ रहेगा। और ये सब अगर बहुत ज़्यादा चलता रहा तो फिर आगे चल के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फिर तो अनगिनत बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लेते। जैसे मानो 30-35 के बाद, 40 की बात, ये जैसे मेडल्स लेके चलेंगे क्या हम, ये सारी बीमारियां, ये तो नहीं चाहिए। तो इन बोझ को अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है कि जो हमारे इमोशनल बोझ है उनको पहले समझना है। ये किस तरह से आते हैं? अगर हमारा कभी अपमान हुआ है, किसी ने हमें प्रताड़ित किया है, या किसी ने हमारा विश्वासघात किया है, या फिर हम कभी कभी हम गलत होते, तो इस मामले में हमें पश्चाताप होता है, गिल्ट होती है। कई बार ये हो जाता है कि हमारे अपेक्षा भंग होते हैं, हम लोगों से अपेक्षाएं करते हैं, जीवन से अपेक्षाएं करते हैं, वो पूरी नहीं होती, फिर हमें डर लगता है, हमें दुख होता है, एक उदासीन से रहते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं, फिर रिश्तों में भी वो अविश्वास आ जाता है। तो ये अगर सब हो रहा है तो फिर हमें सोचना है कि हमारे मन में हमारा जो सामान इकट्ठा हुआ है, जैसे घर साफ़ करते हैं ना, वैसे मन को भी साफ़ करने की ज़रूरत है, हल्का करने की ज़रूरत है। तो ये कैसा करेंगे? तो इसमें सबसे पहला जो एक कदम है यह है कि पहले अनुभव को स्वीकारना है। कई बार गलत अनुभवों को हम नकारते हैं, वैसा नहीं है, ये हुआ है। तो फिर उसके बाद आता है हम इसका विश्लेषण करें, सामना करें उसका, उससे दूर नहीं भागे, उसे दबा के नहीं रखें, उसका सामना करें। फिर सोचे कि अगर ये ऐसा कुछ विश्लेषण जब करके पता तो चलता है कि हर बार सामने वाले की गलती नहीं होती, थोड़ा हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, हमसे भी कुछ गलती हुई है, तो इस मामले में फिर हम समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो बस इसे सीखना है और आगे चलना है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ हमारे हाथ में रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। जीवन में वो लोग आज नहीं हैं जो जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, आज आप जाके उन्हें बता भी नहीं सकते कि हमें माफ़ कर दो, या हमें आपसे प्यार था, आप हमारे जीवन में अब नहीं रहे। माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें रह गई, इसका भी मन में दुख होता है, किंतु होता क्या है कि वह सब भूतकाल है, यह पहले समझना है। वास्तव क्या है, वर्तमान काल क्या है, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, यह मेरी सोच मुझे आगे लेके चलेगी। तो पहली बात तो ये रही। फिर जो महत्वपूर्ण बात आज बताने वाली हूँ वो है उपेक्षा। योग में ये सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो चीज़ें आवश्यक नहीं है वहाँ पे रुक के वहीं पे समय नहीं बिताना है। जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि डोंट ड्वेल अपॉन थिंग्स। वहीं पे रह के उसी में रममान होना अच्छी बात नहीं है। जो भी है, जो घटा है वो पास्ट में घटा है, चलो ये वर्तमान है, अब इससे सीखेंगे, नया कुछ लेके आगे बढ़ेंगे। यह आगे बढ़ना
जितना आवश्यक बन जाता है उतना ही लोगों को क्षमा करना भी आवश्यक बन जाता है। यहाँ पे कोई कहेगा मैं क्यों किसी को क्षमा करूं, वो तो क्षमा के पात्र ही नहीं है। भले ही वह इंसान क्षमा के पात्र हो या ना हो, हम तो आनंद के पात्र हैं। तो क्षमा करने से हम खुले हो जाते हैं, हम आनंदी रहने लगते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो वर्तन किया है वह उसके संस्कार के अनुरूप, उसकी विचारधारा के अनुरूप, उसकी विचार क्षमता या अविचार क्षमता के कारण किया हुआ है। तो ये सारा जो प्रश्न है यह उस व्यक्ति का है। उस व्यक्ति के वर्तन से मैं कितना दुखी हूँ, कितना आनंदी हो सकता हूँ, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा चुनाव है। तो ये तीसरा नंबर है कि जहाँ पे हमें समझना है कि मेरे जीवन में आनंदी रहना ये मेरा चुनाव है, ये दिस इज़ माय चॉइस। तो इससे क्या हो जाता है, मैं विक्टिम प्ले करना छोड़ देती हूँ। माने मैं बेचारा गरीब, मुझ पे सपने मतलब तकलीफ़ दे रहे हैं और आई एम द सफ़रर, मैं बहुत कुछ, मेरा शोषण हो रहा है, इस मोड में जाते हैं और दूसरों को हम दोष देते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। तो ये हारने वाली बात है, इससे आगे कुछ नहीं निकलता, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहले तो ये समझना है कि मेरा जीवन है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुश रहना ये मेरा चॉइस है। तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, समझ लीजिए, जो भी प्रश्न है, जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको हमने छोटा कर दिया और स्वयं को बड़ा कर दिया और यहीं पे हमारा काम हो गया। नहीं तो भावनाओं में बह के हम जब प्रतिक्रियाएं देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो प्रश्न है उसको बहुत बड़ा बनाते हैं और उस प्रश्न के सामने हम छोटे बन जाते हैं। हमें बिल्कुल उल्टा करना है, प्रश्न को छोटा करना है, उसमें से जो भावनिक गुब्बारे हैं उनको निकालना है, वास्तविकता से देखना है क्या हुआ है, सीखना है, आगे चलना है। यहाँ पे फिर वो बोझ इकट्ठा नहीं होता है। कभी कभी व्यवसाय में नुकसान हो जाता है, कभी कभी डिवोर्स हो जाता है, कभी कभी माता पिता दूर चले जाते हैं, रिश्तों में तनाव आ जाते हैं, कुछ भी हो जाए, जीवन उससे बड़ा है और जीवन जीने का उद्देश्य भी उससे बड़ा ही रखें तो अच्छा है। तो प्रॉब्लम को छोटा करिए, स्वयं के जीवन के उद्देश्य को बड़ा कीजिए और सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि मेरी आत्म प्रगति, मेरी आत्मशक्ति मुझे बढ़ानी है। अगर यह मेरा जीवन का प्रवास है तो मैं हमेशा लर्नर्स माइंडसेट में रहती हूँ। मैं कुछ सीखने के लिए, हर अनुभव से फिर मैं सीखना चाहती हूँ, हर चीज़ से मैं सीखना चाहती हूँ। तो यहाँ व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता, फिर उसका बोझ क्यों उठाए, वो तो सीखने के लिए था। हर अनुभव आया, उस अनुभव से मैंने सीखा, मैं अधिक समृद्ध हुई, आगे चली। जो आपके साथ है वो है आपके साथ, खुशी की बात है। जो आपके साथ नहीं है फिर भी खुशी है, क्योंकि उन्हें अपना रास्ता पता है। ठीक है, वो अपने रास्ते चल रहे हैं, हम अपने रास्ते चलेंगे, तो खंत और दुख यहाँ पे नहीं होता। तो अगर इस तरह से मन की शक्ति को अगर हम बढ़ाते हैं तो इसके लिए जो सबसे बड़ा गुण है वह है स्थैर्य। तो योग यही बताता है, मन के बोझ को अगर नहीं उठाना है, हमारे इमोशंस के लिए हम झट से रिएक्शन ना दे, प्रतिक्रिया में ना पड़े, रिस्पॉन्ड करना सीखे, थोड़ा रुक के फिर प्रतिक्रिया समझ के दे, समझे, वास्तविकता के साथ रहे, भावनाओं को बीच में ना लाए, तो फिर यहाँ पे स्थैर्य की आवश्यकता है। स्थिर सुखम आसनम, ये है योग का सूत्र। स्थैर्य जैसे शरीर का आवश्यक है वैसे मन का भी आवश्यक है। तो जैसे नदी बहती है और तट पे रह के हम पानी को देखते हैं, वैसे जीवन के तट पे रहना भी आवश्यक है। रिश्तों के तट पे आके भी देखना, तटस्थता बहुत आवश्यक है, जो हमें स्थैर्य देती है। चलिए, अगर आपको ये विचार पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहिए, फिर मिलते हैं।